नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम का जलसा हुआ और उस जलसे ने मुल्की सियासत में एक भौचाल खड़ा कर दिया है। सिचुएशन इस वक्त यह है कि अपोजिशन ने गुज़िश्ता रोज़ ताबड़तोड़ हमले किए हैं हुकूमत पर। गवर्नेंस के मसाइल हों, पॉलिटिकल इशूज़ हों या पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी पॉलिसियाँ जो कि हुकूमत की जानिब से मरतब की गई, उस पर हुकूमत पर अपोजिशन ने चुन चुन कर तनकीद के निश्तर बरसाए हैं। लेकिन इसके बरक्स हुकूमती रहनुमा भी कहाँ खामोश रहने वाले थे। रोज़मर्रा की रूटीन से हटकर जो आज और कल के रोज़ बयान दिए गए हैं वो ख़ास से गर्म नज़र आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर का जो आज का बयान है वो तो उससे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आया कि उन्होंने कल का जो जलसा हुआ उससे अपोजिशन की सर्कस करार दिया। अब ये मामला किस नहज पर जाकर रुकते हैं और आने वाले दिनों में सिचुएशन कहां पर जाकर रुक सकती है, क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आकर ये मामला पहुंच चुके हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा ये कि मुल्क के अंदरूनी मसाइल तो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन खारजी मामला का जिक्र करें तो मकबूजा कश्मीर के मामले पर भारत का अब एक नया बयानिया मंजर यहाँ पर आया है। मोहित यूसुफ साहब के मुताबिक उनका बयान जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया कि भारत मकबूजा कश्मीर के लोगों के दरमियान इस तासुर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अब मकबूजा कश्मीर संजीदा नहीं, लिहाजा मकबूजा कश्मीर का सौदा हो चुका। इस मामले पर इस महाज पर पाकिस्तान की हिकमत अमली, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी बात होगी। और आगे चलकर बात करेंगे अक्टूबर 21 से शुरू होने वाले फैटफ से मुतालिक अहम इजलास के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को 27 शराइत दी गई थी। शुरू में पाकिस्तान ने 14 पर काम किया और अब मानदा शराइत के हवाले से कहा जा रहा है पाकिस्तान ने मजीद 9 पर काम किया है, जिसकी मजमूई तादाद अब 25 हो जाती है। अब की जो रिपोर्ट पेश की जाएगी फैटफ को, क्या ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है मुस्बत करने में अहम किरदार अदा करेगी, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन और तज्जियाकार शौकत पराचर साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्जियाकार इब्राहिम राजा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इब्राहिम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तज्जियाकार मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ सहाफ़ी तज्जियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। बात करते सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ से अब तक के अहम जलसे के हवाले से और उस पर हुकूमती मौक़िफ़ के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर का बयान कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जलसे को सर्कस करार दिया, जबकि मरियम बीबी तो वाज़िल अल्फाज में कह चुकी हैं कि आप कहते हैं सारे इदारे एक पेज पर हैं, लिहाजा इमरान खान याद रखें कि सफ़ा पलटते देर नहीं लगती। मरियम बीबी ने कल क्या बयान दिया, जरा सुनिए आप। कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। वफाकी काबीना के अरकान एक हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे। गुजरावाले का इतना खौफ था उनके सर पर। उस माँ के आंसुओं का मुकदमा लेके आई हूँ जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखती है, लेकिन उसका आटा, चीनी, रोटी पूरी नहीं होती। तो क्या आज कारोबारों को ताले नहीं लगे हुए? पहले सरकारी मुलाजिम हजारों की तादाद में रेड जोन में आके बैठे, लेडी हेल्थ वर्कर्स की शक्ल में, पेंशनर्स, बूढ़े लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे रुल रहे हैं। मैं उनका मुकदमा भी आपके पास लेके आई हूँ। महंगाई के मारे अवाम का मुकदमा लेकर आई हूँ, मैं यहाँ पर ताजरों का मुकदमा लेकर आई हूँ। बढ़ती महंगाई पर मरियम बीबी की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं चाहूँगी कि आगे चलकर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान भी शामिल करूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँगी कि जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, क्या दोनों के लिए यहाँ से अब वापसी जो है वो मुमकिन दिखाई देती है या ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा? ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले फरमाइएगा, जिस किस्म के बयानात गुज़िश्ता रोज़ दिए गए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि इन दोनों के दरमियान जिस तरह की कशीदा सूरत हाल है, यहाँ से वापसी मुमकिन है अभी भी? देखें, सिचुएशन तो बहुत कशीदा है और डेफिनेटली जिस तरीके से कल अपोजिशन ने और नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशी की है फ़ौज के ऊपर, अनकॉल फॉर है और अनएक्सेप्टेबल भी है। इसी तरह नेचुरली गवर्नमेंट को भी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज जो बात की है, आई थिंक ही वॉज वेरी क्लियर व्हाट ही वांट टू डू इट। द इशू इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में स्टिल ऑप्शन आर देयर। गवर्नमेंट को निगोशिएट करना चाहिए, निगोशिएटिंग टीम अच्छी बनानी चाहिए जो अपोजिशन के साथ बातचीत करे, और दे मस्ट टेल देम कि इज दिस द टाइम टू गो फॉर द जलसाज एंड रैलीज एंड एवरीथिंग व्हेन उधर आपकी तरफ फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी इंडिया करके बैठा हुआ है, 5th जनरेशन वॉर का अटैक हुआ है, 22 जवान हमारे और एक ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए हैं पिछले 5 दिन में। इंडिया क्या चाह रहा है, वी ऑल नो इट। इन एनवायरनमेंट में क्या अपोजिशन को ऐसा रोल अदा करना चाहिए?
आई थिंक आई एक्सपेक्ट कि अपोजिशन को बेहतरीन मुल्की मफादात में इस वक्त ये कहना चाहिए कि वट एवर हैज़ हैपेंड, चाहे महंगाई है नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया को कंडेम करना चाहिए, इंडिया की जो इस वक्त वो हालात पाकिस्तान में कर रहे हैं उस पर कंडेम करना चाहिए। जितने हमारे लोग शहीद हुए किसी ने जिक्र नहीं किया उसकी, उनको कंडेम, उनके लिए एक नेशनली तारीफ़ी अल्फाज करने चाहिए। और साथ ही साथ कहना चाहिए कि मुल्क की बेहतरीन मफाद में हम एटलीस्ट फॉर टाइमिंग हम ये जलसे जुलूस ख़त्म कर रहे हैं। एंड वी वांट टू फाइट अगेंस्ट एनिमी नैरेटिव। जो नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम में जो एतमाद है उसको दूर करें, फ़ौज को कमज़ोर करें और खुदा न खासा पाकिस्तान के हिस्से कर दें। और दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन। आई ऑनेस्टली एज ए पाकिस्तानी फील के दिस इज़ नॉट द टाइम, क्योंकि सी पैक के लिए पाकिस्तान फ़ौज पूरा जोर लगा रही है, पाकिस्तान की हुकूमत लगा रही है कि हम सी पैक कम्प्लीट करें, हम इकनॉमिक तरक्की करें, ताकि हम मुल्की फ़ैसले मुल्की मफादात में करें जो हमें IMF वर्ल्ड बैंक की वजह से रुकने पड़ते हैं। ये इन्वायरमेंट है जो इंडिया नहीं चाहता, आपकी दूसरे मुल्क नहीं चाहते हैं, इजराइल नहीं चाहता, NDS आपके सामने है। दैन TPP को उन्होंने साथ 2-3 और जमातों को मिला के एक नई एक दहशतगर्द तंजीम बना दी है, $1 मिलियन खर्च किए हैं। ये सिचुएशन इज़ नॉट गुड एंड वी एज अ पाकिस्तानी हैव टू थिंक ओवर इट। एवरीबडी हैज़ टू कंडेम व्हाट इंडिया इज़ डूइंग और एनिमी को उन्हें डिफीट करना है, क्योंकि व्हेन एवर यू फाइट एज अ नेशन एंड यू डोंट फाइट कि हुकूमत अलहदा किसी पेज पर है, गवर्नमेंट किसी, वो आर्मी किसी और पे, अवाम कुछ सोच रहे हैं। आई थिंक वी शुड स्टैंड एज अ नेशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी वापसी मुमकिन है अगर सब मिल बैठकर पाकिस्तान के बारे में सोचो, इस वक्त जो भारत की सिचुएशन है उसके हवाले से बात की जाए। मोना भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन आपकी तरफ आने से पहले मैं बिलावल भुट्टो का बयान शामिल करना चाहूंगी जिन्होंने गुज़िश्ता रोज बात की, और चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर ने बात की है उस पर भी हम सुन सके और उसके बाद बात करें। कौन सी तब्दीली आए? आज वो किसान जो गंदम उगाता है उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, वो मजदूर जो घर बनाता है उसके बच्चों के सर पे छत नहीं, वो मेहनत कश जो कपड़ा बनाता है उसके पास 2 जोड़े नहीं। तब्दीली ये है कि पाकिस्तान की मईशत तारीख का बदतरीन दौर से गुजर रही है। जब 2009 में दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तब भी हमने ये हाल नहीं देखा था। अब तीर कमान से निकल चुका है और PDM की तहरीक शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ आखिरी और फैसलाकुन लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, हम सब एक पेज पर हैं। मोना, बताइएगा ये जिस तरह के सियासी बयानबाजी कल की गई और हुकूमती वज़रा भी चुप न रहे, दोनों के लिए यहाँ से वापसी मुमकिन दिखाई दे रही है आपको मुस्तकबिल करीब में? जरिए आप देखें, सिचुएशन तो वाकई दोनों की काफ़ी कन्फ्रंटेशनल है और ऑनेस्टली स्पीकिंग देखें, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, कोर्स करेक्शन करना, जहां पर वो समझें कि हुकूमत किसी गलत सिमत में जा रही है तो उनकी दुरुस्तगी करें, उन पर तनकीद करें। जनाब इमरान खान या PTI भी बहुत सख्त और अग्रेसिव अपोजिशन हुआ करते थे गुज़िश्ता दौर में, हम सबको याद है। ये तमाम बातें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना। अच्छा, जलसे में ये जो कल हुआ है PDM का, हमें जिस तरह से एक तासुर मिला था या बताया गया था कि बिल्कुल लोग नहीं आएंगे, पीपल्स पार्टी पंजाब से वाइप आउट हो चुकी है, और वाकई ये बात हकीकत भी है कि उनको उस तरह से सीट्स वगैरह नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी आई थिंक वी मस्ट गिव इट टू देम कि उन्होंने एक अच्छा क्राउड फिर भी इसके बावजूद जमा कर लिया। 11 जमातों ने मिलके PDM का जो ये जलसा किया है, जिसका इनेकाद किया है, इट वाज अ गुड क्राउड पुलर। इतना बुरा नहीं था जितना कि एक पोर्ट्रेयल था। खैर, हैविंग सेड दैट, देखिए अपोजिशन कर रही है, उनका काम है। ये महंगाई वगैरह के जो इश्यूज हैं, ये आपको पता होगा, गुज़िश्ता रोज़ PTI का अपना जो पार्टी का इजलास था उसमें भी ये मामलात उठाए गए कि किसी तरह से महंगाई पर वॉर फुटिंग्स पर जाकर काबू किया जाए, क्योंकि अब ये आम आदमी के बस के बाहर हो गया है। जो अभी हालिया जो IMF रिपोर्ट आई है उसमें भी पाकिस्तान के हवाले से प्रोजेक्शन अच्छी नहीं है। कोई गालिबन
8.8% की जो महंगाई की शरह है वो इसमें प्रिडिक्ट की गई है। तो ये तमाम बातें अपनी जगह मौजूद हैं। मुझे लगता है कि अवाम के लिए, अवाम के इशूज़ पे अगर निकले हैं तो ठीक है, अवाम की बात करें। ये जो धरने वगैरह हो रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद में भी, उसकी बात करें। जो जायज़ लोगों के हुकूक हैं, ऑपोजिशन को चाहिए उनकी बातें करें। लेकिन कल वाकई जो जनाब नवाज शरीफ की जो एक उनका स्टैंड या उनका एक पूरा एक रेटरिक जो वो लेकर चले हैं, मुझे लगता है उनकी अपनी जमात भी उसका बोझ नहीं उठा पाएगी। ये वाकई काफ़ी ख़तरनाक है। और आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता टाइम भी देखें, इसकी कोई सिर्फ अभी की मिसालें नहीं है। परसों हमारे कोई तकरीबन 20 और कुल मिला 22 तकरीबन हमारे जो फौजी के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। इन टोटलिटी ये जो रिसेंट दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान पे हमला किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हमारे दुश्मन देख रहे हैं और अंडर वॉच रखते हुए इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी 2014 में जब इमरान खान साहब का धरना चल रहा था और APS का बदतरीन दहशतगर्दी का APS का वाकया हुआ था। उसके बाद फिर इमरान खान साहब को अपना धरना भी कॉल ऑफ करना पड़ा था। तो देखें, ये जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है ना, और ये जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, मैं कहना सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये एक कॉस्ट के बाद आती है। ऑपोजिशन को भी चाहिए कि तमाम मामला जितना हो सके असेंबलीज में किरदार अदा करें, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। पार्लियामेंट सबसे मोतबर इदारा है। जब when they take it to the streets, ये बात बिल्कुल सही है कि ये उनका जमहूरी हक है और हमेशा एक्सरसाइज होता है, लेकिन ये भी हमें बावर इससे होना चाहिए कि हमारे जो दुश्मन हैं वो वाकई इस तरह के मौके एक्सप्लॉइट करते हैं और कर भी रहे हैं। ये आज भी हमने देखा। मैंने एक ये गुजारिश की थी, मुझे ये लग रहा था एक प्रोग्राम में बैठे हुए मैंने कहा था कि जी नवाज शरीफ साहब को तो बल्कि ये बात कह के अपनी तकरीर का आगाज़ करना चाहिए था कि मैं मजम्मत करता हूँ जो पाकिस्तान पर हमले हुए हैं और जो हमारे 20 फौजी जवान शहीद हुए, क्योंकि उनकी बेटी ये फरमाती रही है कि जी उनकी कोई शख्सी लड़ाई किसी से नहीं है, सॉरी उनकी इदारे से किसी से लड़ाई नहीं है, उनकी सिर्फ फर्दन उनकी लोगों से स्पेसिफिक लड़ाई है। तो अगर वाकई ऐसी बात थी, उनको अपनी स्पीच का आगाज़ ही इस मजम्मत के साथ करना चाहिए था। मैंने इस हवाले से जब ये बात की, क्योंकि लेकिन बाद में फिर स्पीच तो हो चुकी, तीर कमान से निकल चुका, जिस किस्म का बयान दिए यकीनी तौर पर वो काबिल मजम्मत हैं हर पाकिस्तानी की जानिब से। इदारों के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन जो सियासी माहौल है उसमें कहीं पर कोई वापसी आपको नजर आ रही है? क्विकली प्लीज। नहीं, मैं आपको बताऊं, आई थिंक ऑल इज नॉट गॉन। अभी भी वापसी मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि चौधरी जो बरादरान और काफ लीग है वो बहुत इस काम में एक अच्छा रोल रखते हैं। उन्होंने आजादी मार्च में भी एक ऐसा रोल अदा किया था और जहां तक मेरी इत्तलात हैं अभी भी उन्होंने गवर्नमेंट को ये ऑफर की है कि हम अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। उनके तमाम अच्छे रवाबित हैं अपोजिशन जमातों से। और सिर्फ एक बात का इजाफा करना चाहती हूँ कि सिंध में आपने देखा होगा वो जो बंडल आइलैंड वाला मामला चल रहा है, उसमें बाकायदा इमरान खान साहब ने, वजीर आजम ने गवर्नर सिंध को, इमरान इस्माइल को ये डेप्यूट किया है कि वो पीपल्स पार्टी से जरा अच्छे रवाबित, ठीक है, पॉइंट आपका आगे मुना। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मफाहमत चल रही है। पराजा साहब, कहीं से आपको लगता है कि मामला अभी भी इतने नहीं बिगड़े, ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं? देखिए, जब रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं और इस तरह से नेमिंग एंड शेमिंग जिस तरह रात को कर दी गई, तो मुझे तो हैरानी हो रही है सुन के कि अभी भी कोई रूम बची है, कोई जगह बची है वापसी की किसी के लिए। आज फिर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ने और सारा दिन जो बुदराबाद करते रहे, यानी इससे बड़ा गद्दारी का और क्या लेवल लगेगा कि आपने कहा कि मोदी भी इतनी बात नहीं कर सकता, या मोदी जो बातें सोचता है वही बात नवाज़ शरीफ कर रहे हैं। कल तमाम चैनल ने नवाज़ शरीफ की स्पीच नहीं दिखाई, न्यूज़पेपर्स ने नवाज़ शरीफ ने क्या कहा नहीं दिखाया, लेकिन माशाल्लाह जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे अभी कि ये लोग काम करें, इन्होंने आज पूरा काम कर दिया। वुज़रा ने, उन्होंने एक एक करके जो कुछ नवाज़ शरीफ ने कहा था वो बता दिया, फिर ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद भी अपना हिस्सा डाल दिया। तो अब मैं हैरान हूँ कि या तो जो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ गद्दार है वो मोदी की बात कर रहा है, वो इंडिया की बात कर रहा है, या तो फिर वो सच नहीं बोल रहे, या फिर जिनके बारे में कहा जा रहा है नवाज़ शरीफ ने जो बातें की, जिनके बारे में फिर ये भी चाह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ऐसी बातें करता रहे ताकि इनका प्रेशर ऊपर रह जाए। तो ये बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन है। 60s में एक्सट्रीम सिचुएशन आई थी, अयूब खान का इस्तीफ़ा आया तो वो सिचुएशन
काम हुई, उसके बाद अल्टीमेटली बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। 80s में इसी तरह की कन्फ्रंटेशन थी, वो फिर जहाज़ गिरा, तब जाकर मामलात वापस आए। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बिल्कुल यही सिनेरियो था, फिर वकला निकले, मुल्क डिस्टेबलाइज हुआ। उस वक्त हम सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, लेकिन अभी तो हर पार्टिसिपेंट ने बात कर दी है, अगर 5 दिनों में 22 लोग शहीद हो जाएं और वो सिर्फ हवालदार नहीं हैं, जवान नहीं हैं, उनमें ऑफिसर भी हों, बड़े यंग ब्राइट ऑफिसर्स हों, तो उस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर यूं करके कहे कि मैं देख लूँगा आपको, या जो सबसे बड़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो नाम लेके बाकायदा कहे जो आज वुज़रा कहते रहे और वो वाली बातें करे, तो फिर वापसी का कहाँ होता है। ये बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है, न सिर्फ सियासतदानों के लिए, न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, काबीना के लिए, बल्कि हम सब के लिए कि ये हम किधर जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इकानमी हमारी माइनस में चली गई, अटैक्स हम पे हो रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तान के साथ लेजिटिमेट स्ट्रगल करके गिलगित बल्तिस्तान के लोग आए थे, आज उनके बारे में भी इंडिया कह रहा है कि हम अपने इलाके रिट्रीव कराएंगे पाकिस्तान से, और इधर से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उन्होंने सर्कस लगाई थी, 11 पार्टीज़ कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम जो है दिसंबर का ये मुंह नहीं देख सकेंगे। तो अजीब सा माहौल बना हुआ है, और उसमें अगर मैं ये किसी तरह की गलत फहमी का शिकार खुद रहूं या आपको बताऊं कि जी वापसी का रास्ता है, वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। खामोशी होनी चाहिए हर तरफ से, और आराम से बैठकर, जैसे वो गिलगित बल्तिस्तान वाली एक मीटिंग हो गई थी, वो मीटिंग बाहर आ गई। कैसे बाहर आई और क्यों बाहर आई? अगर वहीं से शुरू कर दें कि क्या पर्पस था उस मीटिंग को बाहर निकालने का। पहले भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं बड़ी अथॉरिटी से पहले भी इस तरह की मीटिंग होती रही है। जब अभिनंदन आया था उस वक्त भी ऐसी मीटिंग हुई थी, हाथ आया था जब, लेकिन बाहर नहीं आई थी। लाइन ड्रॉ हो चुकी, अब कुछ नहीं होने वाला, अब एक इतनी लाइन क्या, तो अब तो गद्दारी तक लाइन आ गई। अब गद्दारों को वापस आप लाएंगे, कैसे लाएंगे? मैं तो हैरान हूँ ये बात कर। इब्राहिम मौलाना साहब फरमा रहे हैं ये सफर अब मंजिल पर जाकर ही दम लेगा, तो मतलब ये नहीं कि वापसी नहीं है, बस आगे ही निकलना है। अब देखें, ये मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत के कुछ वुज़रा ने इस मामले को अपोजिशन और इदारों के दरमियान बनाया है डेलिबरेटली। इनमें शेख रशीद भी शामिल हैं और कुछ और वुज़रा भी शामिल हैं, जिन्होंने बार बार हर मौके पर तासुर दिया कि हमारे इदारे यानी हमारी फ़ौज जो है वो शायद सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। फ़ौज जो है वो मुंतखब हुकूमत के साथ तो खड़ी होती है, लेकिन इन्होंने बार बार फ़ौज को एक फरीक बनाकर जाहिर किया कि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और ये मामला जानबूझकर कोशिश की कि अपोजिशन और फ़ौज जो है वो इस मामले में आमने सामने आ जाए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन से पहले ये एक परसेप्शन था बड़ा स्ट्रॉन्ग कि एक पार्टी के लिए फ़ज़ा जो है वो साजगार की गई, एक पार्टी। उसके बाद इलेक्शन के ऊपर भी बहुत से इल्ज़ामात आए और बहुत से एतराज़ात आए, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ की क़यादत में बिल्कुल चुप होकर बैठ जाती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की किसी किस्म की रिकमेंडेशन उस वक्त जो एहतजाज की थी और पार्लियामेंट में ना बैठने की, वो नहीं मानी गई थी। लेकिन वो जो उसके बाद एहतसाब शुरू हुआ, उसके ऊपर एक पक्की छाप लग गई कि ये यकतरफा एहतसाब है, और इदारे तो नहीं चाहते होंगे कि इस तरह की कोई सिचुएशन बने कि जहां इदारों की क़यादत पर अपोजिशन को मौका मिले कि वो बराह रास्त उनके नाम ले लेके तकरीरें करे। तो वो एक सिलेक्टिव एहतसाब की छाप लगी जो कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हुआ, और तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं पर उसी किस्म के इल्ज़ामात थे उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो अब मामलात इस नहज पे आए कि इदारे जो हैं वो इस सियासत में उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि क्या ये वापस सिचुएशन आ सकती है, तो नून लीग के लोगों के साथ, JUI के लोगों के साथ, और जिन ब्रीफिंग्स में बतौर सहाफ़ी मेरा उठना बैठना हुआ है, वो परसेप्शन ये है मेरी कि ये जो कह रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, कि ये जो जलसों से हुकूमत ना गिरी तो इस्लामाबाद में जो लॉन्ग मार्च आना है वो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं आएगा, वो रेड जोन में जाएगा। वो रेड जोन में जाएगा और वहाँ से बड़ा ख़तरनाक एक खेल शुरू होगा। हुकूमत अगर उसको रोकती है उस एहतजाज को तो फिर तसादुम होगा, और अगर हुकूमत नहीं रोकती, और आपको पता है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पार्लियामेंट है, आपकी फॉरेन ऑफिस है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, तो फिर वहाँ पे कुछ भी अफरा तफरी पैदा हो सकती है। और आपको याद होगा कि जब पिछला धरना आया था तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत ट्रिपल ब्रिगेड जो है वो वहाँ पे
डिप्लॉयमेंट उसकी दरख्वास्त की थी कि वो डिप्लॉय किया जाए, और उसके बाद 500 एहलकार जो हैं वो 111 ब्रिगेड के वहाँ पे रेड जोन की हिफाजत के लिए आए थे। मैं बस कंप्लीट कर रहा हूँ। अब फौज जो है वो रेड जोन में हमेशा सिक्योरिटी की आखिरी लेयर में होती है, और फौज की कोशिश होती है कि वो किसी सूरत एहतजाजी मुजाहिरीन ज़ाहिर हैं तो सारे पाकिस्तानी, उनके साथ बराह रास्त तसादुम में वो किसी सूरत नहीं जाएगी, और उसकी कोशिश होती है वो आखिरी लेयर में जाए। लेकिन हमें पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हार्ड कोर जो जिस किस्म के कारकुन हैं, लाठियां डंडे अपनी हिफाजत के नाम पर उनके पास होंगे, उनके पास कंटेनर गिराने की महारत भी है। तो ये तमाम मामलात जो हैं ये बिल्कुल तसादुम की जानिब जा रहे हैं, और इसमें अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस किस्म की तकरीरें हो गई हैं, और ये रेड जोन में मुझे तसादुम नजर आ रहा है, और इस तसादुम में इसको रोकने के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो आग बुझा नहीं रही। लग रहा है कि उनके कुछ उधरा इस पे तेल छिड़क रहे हैं। बुखारी साहब, कल और आज की तकरीरें और बयान सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? जी देखिए, मैं तो आपका सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या हम इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ है कि जस्टिफिकेशंस और वो उसका सिलसिला जो है वो जारी रहता है। बहुत सिंपल सी 2 हफ्ते पहले द न्यूज ऑन संडे में मैंने लिखा, और उसमें मैंने उस वक्त भी से एक फाइनल बैटल का टाइटल दिया कि ये फाइनल बैटल है, क्योंकि हालात बहुत अच्छा इब्राहिम ने कहा, शौकत साहब ने कहा, मोना और ब्रिगेडियर साहब सारे हालात की नज़ाकतों को समझते हैं, लेकिन जरा शुगर कोटेड वर्ड्स में स्पेशली 2 दोस्तों ने तो बात की, लेकिन बात खुली 2 दोस्तों ने और भी की। सीधा सीधा एक तसादुम है, और अब ये तसादुम को जो रंग दिया जा रहा है, एक तरफ सिविल सुप्रीमेसी की बात करने वाले लोग बाजार, उनको आपने गद्दार के सर्टिफिकेट भी दे दिए। अब मुझे ये वो कंट्री बताइए जहाँ पे गद्दारी का सर्टिफिकेट दे के उसके बाद अगला अगर आपकी बात मान ले तो आप वो सर्टिफिकेट फौरन वापस ले लेते हैं और उसके बाद सुलह हो जाती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये रिपीटेडली हो रहा है पाकिस्तान में, इसलिए ये 11 पार्टीज इकट्ठी हुई हैं और इनका जो सरपर्दा है वो सिविल सुप्रीमेसी है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वही बात जो इब्राहिम ने कही कि पॉलिटिशियंस बड़े फख्र से ये कहते हैं कि जी हम और फौज, एक हमारी जमात और फौज एक पेज पर है, उसमें हमारे वजीर आजम साहब भी शरीक हैं कि वो बड़े फख्र से ये बात करते हैं, जबकि ये अगेन मैं कहूँगा कि नाजुक मामला है जब हमारा मीडिया ये परसेप्शन देने की कोशिश करता है कि हमारे अदारे बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते, हालांकि हमने बहुत कुछ होते हुए देखा, उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है ये बात, तो ये हमें नहीं करनी चाहिए। हुकूमत खुद करेगी तो उसकी जिम्मेदार भी हुकूमत होगी। मेरे ज़ाती ख्याल में ये एक फाइनल बैटल लड़ी जा रही है और 2 कुव्वतों के दरमियान है, एक एंटी सिविल और एक प्रो सिविल, और इसमें एक की हार होगी, एक की जीत होगी, वो अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गेम पहुंच चुकी है। एक पॉइंट मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं कि जब यहाँ पे 111 ब्रिगेड तैनात किया गया था तो पिंडी कोर कमांडर जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा थे। उन्होंने इस्लामाबाद की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया था और कहा था कि ये रेड जोन की जो इमारतें हैं उसको आप सिक्योर करें। ये जो 2014 वाले धरने की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं फिर कंक्लूड करूंगी सेगमेंट को कि तबला जंग बच्चों का और ऐसी जंग है जिसमें यकीनी तौर पर एक की हार होती है, एक की जीत होती है। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में ये मामला किस नहज तक जाते हैं, लेकिन जिस किस्म के बयानात अपोजिशन निकल दिए हैं उसके बाद हुकूमत का जो रद्द अमल आया है सामने, उस पर ऐसा नहीं लगता है कि दोनों अभी भी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर मजीद बात करने को तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय पॉलिसी है कि मकबूजा कश्मीर में ये बयानिया फैलाया जाए कि कश्मीर का सौदा हो चुका है और पाकिस्तान अब मकबूजा कश्मीर के हवाले से संजीदगी जाहिर नहीं कर रहा। ये बात भी वो कह रहे हैं कि भारत ये भी बयानिया इंडोर्स करना चाह रहा है कि आप लोग फजूल में लगे हुए हैं, लिहाजा पाकिस्तान से जो आपकी तवक्कुआत वाबस्ता हैं कश्मीर के मामले पर आप उन्हें एक साइड पर रख। ऐसे में पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान को इस मामले पर क्या अब जाकर अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की ज़रूरत है? ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले भी आपने बारहा बात की है कश्मीर के बयानिए की और भारत के बयानिए की कि भारत इम्पोज क्या करना चाह रहा है। यहाँ पर मोईद यूसुफ साहब क्लियर कट बता रहे हैं कि किस किस्म के बयानिए पर भारत अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अब? देखें, इसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब इंडिया ने 370 को रिवोक किया था तो दे मस्ट एनालाइज के व्हाट पाकिस्तान का रिएक्शन होगा। आई थिंक जो पाकिस्तान का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे हमने उससे भी कम किया। हेयर आई बिल्कुल गवर्नमेंट की फॉरेन ऑफिस के बारे में बात हमेशा ये करता हूं
कि आपको ऑफेंसिव डिप्लोमेसी में हम नहीं गए। इंडिया ने जो सोचा हमने उससे भी कम किया। एंड दे आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान ने जाके यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी सी स्पीच की, एवरीबडी अप्रिशिएटेड, बट वेयर इज़ अ फॉलो अप। बात ये होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जाके बात करते हैं उसको फॉलो अप कैसे किया जाता है। क्या हमने इंडिया से अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को और रिड्यूस किया टू शो और अलायंस कि जी आपने हमारे साथ ये किया? क्या हमने उनसे अपनी तजारत बंद की? क्या हमने अपनी कमर्शियल फ़्लाइट्स उनसे बंद की? वी हैव टू टेल द वर्ल्ड कि पाकिस्तान इज़ वेरी डिस्टर्ब। ये हमारा एक जस्ट स्टांस है हमेशा से कि कश्मीर जो हम क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा है, और सेकंड ये कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड के ऊपर है, और उसके बाद शिमला माहदे में भी ये एक बायलैटरल इशू है। आप यूनिलेटरी कैसे इसको कर सकते हैं? तो जब तक आप अपने डिफेंसिव पोस्चर से निकल के ऑफेंसिव पोस्चर में नहीं जाते हैं, वी टेल अमेरिकन कि जी हमने आपके लिए क्या कुछ किया अफ़गानिस्तान में। अफ़गान तालिबान को हमने आपके साथ बिठाया दोहा में, आपका पीस मुआहदा करवाया, हमने उनको मजबूर किया, इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स के लिए मजबूर किया। आप पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, बट व्हाट वी हैव गॉट इन रिटर्न? आप सिर्फ एक लिप सर्विस कह देते हैं जी मैं नेगोशिएशन के तैयार हूँ। वी हैव टू टेल देम, एंड नेचुरली हमें फिर ये भी कहना चाहिए था कि हमें अपने ट्रुप्स वेस्टर्न बॉर्डर से थोड़े से हमें ईस्टर्न बॉर्डर पर लाने पड़ेंगे, बिकॉज इंडिया थ्रेटनिंग हमें कह रहा है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता है, कभी वो फ्लैग ऑपरेशन की बात करता है। व्हेन द वर्ल्ड कम टू नो कि दो न्यूक्लियर पावर्स आर गेटिंग क्लोज टू ईच अदर एंड दे सिटिंग आई बॉल टू आई बॉल, और खुदा न खास्ता कश्मीर क्योंकि एक फ्लैश पॉइंट है, इससे इस खित्ते को दुनिया को ख़तरा हो सकता है, देन पीपल विल बी अट्रैक्टेड। फर्स्ट वी हैव टू शो कि वी आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट, इतनी एफर्ट करें, और हम बहुत ही नाराज़ हैं, जिसकी बात दुनिया की नज़रें हमारी तरफ आएगी। बैन जैसे पाकिस्तान लिप सर्विस कर रहा है, शोर मचा रहा है, दैट्स ऑल। वाई यूनाइटेड नेशन, वाई यूएसए, वाई यूरोपियन यूनियन और ओआईसी को क्या ज़रूरत है शोर मचाने की? लेस टर्की और एक दो और कंट्रीज़ हैं। सो वी हैव टू बी वेरी अग्रेसिव। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कितनी दफ़ा उसके बाद 2 साल में 12 मुल्कों में गए हैं, विज़िट किया है, वहाँ जाके जो 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट से कितनी नेगोशिएशन की हैं। फ्रांस ने हर दफ़ा हमें वहाँ पर डिश किया, हमने फ्रांस पे कितनी बात की है, रशिया में कितने जाके बात की है। वी हैव टू शो द वर्ल्ड दैट पाकिस्तान इज रियली बॉइलिंग विद एंगर, और दिस बॉइलिंग पॉइंट कैन टर्न इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वॉर की डायनेमिक्स किसी को नहीं पता होती कि ये कहाँ एंड करेगी। दीज आर द थिंग विच आई ऑलवेज थॉट कि जिसकी वजह से इंडिया टेकिंग एडवांटेज, उसने वहाँ पर डेमोक्रेटिक लॉ भी नहीं लिया है, हिंदू सेटलमेंट शुरू कर दी है, एंड उसके बाद उन्होंने आज़ाद कश्मीर पे और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी शुरू कर दिया कि मतलब अब हमें एग्रेसिव हो जाना चाहिए, ट्विटर से निकलकर अब हमें कुछ आगे करना पड़ेगा। क्यों फराचा साहब? फराचा साहब देखिए, कश्मीर के हवाले से बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन बनी। ब्रिगेडियर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारी डिफेंसिव पोस्चर आ गया, लेकिन दुनिया को तो सेंसिटाइव हुआ, स्पेशली जो वर्ल्ड मीडिया है या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। मसलन यूएन सेक्रेटरी जनरल इधर ही आए थे 3 दिन के लिए, और यहाँ से खड़े होकर उन्होंने वही बात की जो पाकिस्तान कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अभी वैलिड हैं, यूनिलैटरल फैसला हो नहीं सकता। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्रीज़ चली, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, स्पेशली कोविड के दिनों में तो वहाँ उनका अपना मीडिया बैन था, इंटरनेशनल मीडिया हमें बताता रहा। हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जो ग्रुप है उन्होंने बाकायदा तौर पर सेमिनार किया, जिस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर गए। सेंसिटाइज तो जो पाकिस्तान कर सकता है कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई जो बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट है, इंतहा पसंद गवर्नमेंट है। वहाँ दुनिया का टकराव होता है, वहाँ दुनिया का अपना कारपोरेट इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो भारत की हुकूमत के साथ अपना जो ताल्लुकात हैं, टाइज़ हैं, उनको कट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना ट्रेड का बेनिफिट है, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट है। ये बड़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन बन गई। इधर से आप देखते रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार कहते रहे कि वी विल फाइट टिल लास्ट बुलेट टिल लास्ट मैन। डिटर्मिनेशन पाकिस्तान की अपनी जगह पर रही। अभी तो थ्रेट और बढ़ गया है, अभी वो गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं। फिर मैं कनेक्ट करूंगा हमारे इंटरनल एटमॉस्फेयर से, जो मैं पहले बात कर रहा था कि जिस कौम में
जो आपने भी बात की कि जब हम डिवाइड होते हैं तो फिर हमारे लिए मसाइल बनते हैं और ख़तरा बढ़ जाता है, तो थ्रेट हमारे लिए बहुत बढ़ चुका है। ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोग अपनी फ़ौज को मारेंगे, अपने जवानों को शहीद करेंगे, अपने ऑफिसर्स को मारेंगे। नहीं, जो भी यहाँ इन्वायरमेंट बने, जितना मर्जी किसी को गद्दार कह दिया जाए, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसी सोच रखना भी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए गुनाह की हैसियत रखता है। और यही वो कॉन्स्पिरेसीज हैं कि वो ओल्ड सेइंग है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो इस हद तक अगर डिवीजन्स आ जाएं, मसलन ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने तो कह दिया था एक दिन ना कि नवाज शरीफ के इर्द गिर्द 3-4 लोग मरवा गए उनको, वरना वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बन सकते थे। अब उन 2-4 लोगों की वजह से आज हम गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो गद्दार हो गए। नहीं करनी चाहिए इदारों के बारे में बातें, इदारों के हवाले से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर पुश किया जाए तो नैरेटिव, फिर आज जो नैरेटिव आ रहा है, वो जो रात को नैरेटिव आया, वो कोई पाकिस्तान का नैरेटिव तो नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो नैरेटिव उधर से इंडिया से आता था वो उसको इको कर रहा था, लेकिन हमें खुद ही फैसला करना है कि हमने डिवीजन रखनी है, हम मुत्तहद होना है, हमने करना क्या है, क्या लाइन है, क्या डायरेक्शन है। चलिए, मैं मोना से इस पे कमेंट है। मोना, बताइएगा कि स्ट्रेटेजी तब्दील करने की जरूरत है, और अगर है तो आगे क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो ये बात सही है कि वजीर आजम की जो स्पीच थी यूएन जनरल असेंबली में, उसके बाद फॉलोअप की हमें फिर कमी महसूस हुई कि फिर फॉलोअप होता, स्ट्रैटेजी के जरिए फॉलोअप होता, आगे पता चलता। इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो बात यह है कि देखिए, हमने एक इकोनॉमिक एम्बार्गो का ऐलान कर दिया कि जी वो जो, बल्कि 27 फरवरी 28 फरवरी को हमारा कंफ्रंटेशन हुआ था 2019 में भारत के साथ, उसी वक्त हमने कर दिया था एक एम्बार्गो का अनाउंसमेंट। मुझे तो लगता है वो भी हमने कभी प्रैक्टिकली उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्या अमल दरामद है उस एम्बार्गो पे, सिवाय इसके कि जी फिल्मों की आमदोरफ्त रोक दी गई, सिवाय इसके तो और कोई बात नहीं हुई। बल्कि आप देखें, कभी अद्वियात मंगवाई जा रही हैं, कभी क्या, कभी अशियाए खुर्दोनोश, कभी फल सब्जियां आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं ना। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हम अपना हाउस एंड ऑर्डर करके अपने आप को हम सेल्फ जैसे कहते हैं डिपेंडेंट बनाकर हम क्यों भारत के ऊपर से बिल्कुल अपनी रिलायंस खत्म नहीं कर सकते। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये दुनिया भर के लिए लागू होता है, क्योंकि जब हम अपना मुकदमा पेश करते हैं तो हमारी जो मुआशी तौर पर जो हमारी बेड़ियां हैं वो हमारे आड़े आ जाती हैं। हमेशा यही होता है, कभी हम एक फरीक के पास जाते हैं, एक मुल्क के पास जाते हैं, अरब वर्ल्ड के पास जाते हैं, दूसरे जो हैं वो एक अजीब सी आपको एक वो टोन दिखाने लगते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, आपको फर्स्ट एंड से उस किस्म की एक टोन नजर आने लगती है। तो मुझे लगता है आप पहले अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसका सियासी पहलू भी है, इसका मुआशी पहलू भी है। हमने कुछ भी नहीं किया। मतलब अगर मैं फॉरेन इंस्टेंस, अगर छोटी सी एक मिसाल दूं, अगर आपने एक फिल्मों पे या उनके एंटरटेनमेंट पे बैन लगा ही दिया था, एम्बार्गो लगा दिया था, आप देखें बहुत सारे यहाँ पर लोगों के रोजगार उस चीजों से चले गए, सब कुछ हुआ। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी तो थी ना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करते। आपने क्या किया? एक कोई मौलवी आपको आंखें दिखाते एकदम से डिफेंसिव होके डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। कोई आर्ट्स, कोई मीडिया, कोई इंडस्ट्री, कोई एंटरटेनमेंट इस मुल्क में आपने छोड़ी, कोई कल्चर, कोई सकाफत, कोई चीज आपने नहीं छोड़ी है। मतलब ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करते, आपने तो नहीं किया वो, बल्कि उसकी जानिब आप जाते हुए भी नजर नहीं आए। और जो अपने तौर पर आप चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं या किसी और मुल्क से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अद्वियात जैसे हो गई, भारत से क्यों फिर आपने इंपोर्ट की? वो फिर आपको उस बात का ताना मारता है हमेशा। मुझे नहीं लगता हमने कोई उसके ऊपर फॉलो अप ऐसा अच्छी तरह किया है। उस पे हमें बेहतर फॉलो अप करना चाहिए था। आप ट्रेड हो, इकोनॉमी के मामलात हो, और वहां पर ये कश्मीर और खारजा पॉलिसी के मामलात हो, पाकिस्तान को अब स्ट्रेटेजी तब्दील कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हम अपना केस परस्यू नहीं कर पाते। हमने पार्लिमानी डेलीगेशन भी नहीं बनाया। अपोजिशन भी ये बात करती रह गई कि आप पार्लिमानी डेलीगेशन बुलाएं और मुल्क में भेजें, हम अपना केस प्लीड करें, वो भी नहीं बनाया गया। और ये कन्फ्रंटेशनल माहौल खत्म करना होगा। आपने जरियाब, आपने पहले सेगमेंट में ये बात की, बिल्कुल महाजराई हो रही है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सबको नजर आ रहा है, बट वी डोंट हैव दिस चॉइस। मुझे यकीन है कि यहाँ पर भी कोई सेंस प्रिवेल करेगी जैसे हमेशा करती रही है, और फिर हम एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत एक वोलेटाइल से पॉइंट के पास बहुत करीब जाकर हम वापस आएंगे। बुखारी साहब,
जी जनाब अली, देखिए किसी भी मुल्क का प्रोपेगेंडा करना उसका हक होता है। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट इंडिया में आई हुई है, उसका काम है। अगर एक एक्सट्रीमिस्ट ना भी होती, फॉर एग्जांपल कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, वो भी अगर इस तरह का काम करती, इसी तरह ही प्रोपेगेंडा करती। हमारा काम था उसको काउंटर करना, और हमारा ये भी काम था कि 370 के बाद जो एनेक्सचर हुआ है उसके बाद उसको अनडू करवाने के लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स हम कोई सलूशन तैयार करवाते, इंटरनेशनल पावर्स को इन्वॉल्व करते। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम कि एक तरफ आप FATF में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ आपके इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी है, जिसको हम पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तीसरा ये कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जिस लेवल की वाइब्रेंट होनी चाहिए थी वो नहीं। और चौथी बात ये कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी को जो फार्मूलेट करते हैं वो हमारे बुजुर्ग महर और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। बेहतरीन मौका ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल ठीक राइटली पॉइंटेड आउट कि हमारे पास बेहतरीन मौका था जब अमेरिका हमसे असिस्टेंस तलब कर रहा था, एड तलब कर रहा था अफ़गान पीस सॉल्यूशन के लिए। उस वक्त हमारे पास मौका था कि हम इस चीज़ को टेबल पे ला के ब्लैक एंड वाइट में उनसे कमिटमेंट लेते और कहते कि ये पैरेलल चलेंगी। हम इधर से अफ़गान पीस के लिए एफर्ट करते हैं, आप उधर से कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन सेटल करवाने की कोशिश करें। और अगर ये कर जाते तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और एक और जो मोना ने मुआशी पहलू पे बड़ी डिटेल से रोशनी डाली, मैं इसके पॉलिटिकल पहलू पे रोशनी डालता हूँ। जब आप सोलो फ्लाइट ले रहे होंगे, जब हमारे वज़ीर आज़म और उनकी टीम जो कि बड़ी ही नातजर्बाकार है, नातजर्बाकारी उनके हर बयान से आया है, जब वो ये समझेंगे कि हम ही काफ़ी हैं और अपोजिशन को जिनके पास तजर्बा है दूर रखेंगे, उनसे कंसल्टेशन उस लेवल की नहीं करेंगे जिसकी ज़रूरत है, तो फिर आपको ऐसे महाजों पे शिकस्त ही खानी पड़ेगी और शिकस्त हो रही है। इसलिए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में नंबर 1, नंबर 2 आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया बिल्कुल ठीक है, उस पर इक्वल फुटिंग पे अगर हो तो भी इक्वल फुटिंग पे हो। और तीसरी आपकी इंटरनल पॉलिटिकल पॉलिसी, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। जब तक आप इसको रीऑर्गेनाइज नहीं करते, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते, तब तक आप ऐसे महाजों पे मार ही खाते रहेंगे। ठीक है, बड़े अच्छे पॉइंट रेज किए इब्राहिम। यहीं से मैं डिबेट कंटिन्यू करूंगी कि इनको भी अगर हम इंडोर्स करते हैं, इनको भी साथ लेकर चलते हैं, तो किस किस्म की स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं? देखें, पहले तो ये बात है कि नरेंद्र मोदी और उनका जो इंतहा पसंद भारत है इस वक्त, वो तो जो भी नैरेटिव बना रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो तो अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। लेकिन कश्मीर को बेचने के जो नैरेटिव पाकिस्तान में बने हैं, उसका तो मुकाबला नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की जमात BJP भी नहीं कर सकती। आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त मोदी का जो यार है वो गद्दार है के नारे लगे, खान साहब ने भी लगवाए, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जाके वहाँ पे ये नारे लगवा दिए थे। मियां नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर करके बुरहान वानी को आज़ादी का मुजाहिद करार दे दिया, शहीद करार दे दिया। बहुत इंटरनेशनल प्रेशर भी था कि उस वक्त बुरहान वानी के बारे में कि उसके बारे में कोई बात ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ के ऊपर वो गद्दारी का ठप्पा भी लगा रहा और कहा गया कि उन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया। बार बार कहा गया कि वो कुलभूषण यादव के बारे में बात नहीं करते, कश्मीर उन्होंने बेच दिया। अब वही नैरेटिव जो है जो तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन जमातों ने उस वक्त बनाया था, वो अब इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है कि इमरान खान साहब ने जो है वो कश्मीर का सौदा कर दिया। ना तो मियां नवाज शरीफ ने कोई कश्मीर का सौदा किया था, ना ही इमरान खान ने कोई कश्मीर का सौदा किया है। ऑप्शन ही इनके पास बड़े महदूद थे। यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो UNGA में अच्छी स्पीच की थी, पहले भी बहुत अच्छी स्पीच की थी, दूसरी स्पीच भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस इंतहा पसंदाना इकदाम के बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या थे? फॉरेन ऑफिस ने तो कोई बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किया, लेकिन क्या आपके पास कोई मिलिट्री ऑप्शन था? यानी हमने जो लास्ट ईयर का एपिसोड था फेब वाला, उसमें उनके 2 तैयारे तो मार गिराए, लेकिन कश्मीर के मामले पर अगर हम कोई मिलिट्री उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो एवरीबडी नोज कि उसका कोई फैसला कुन कोई जंग नहीं हो सकती कश्मीर के मामले पर कि ना भारत कोई इस तरह से फैसला कुन जंग कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता है। तो उसका एक ही हल था कि वो एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जाए, प्राइम मिनिस्टर की सतह तक लॉन्च किया गया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब,
उन्होंने एक आइडियल माहौल दुनिया में आलमी सतह पर ज़ाया किया। यूरोपियन पार्लियामेंट में करारदाद आई कश्मीर के मामले पर भी, और जो अक़लियतों के हवाले से जो जुल्म हो रहे हैं भारत के अंदर, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर को तो उसका पता भी नहीं था। वो तो कोई खबर ब्रेक हुई तो उसके बाद उनको पता चला कि ये हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ने आज खुद मकबूजा कश्मीर में जो एकतरफा इक़दाम था भारत का, उसको खुद कंडेम किया कि जिस तरह से वहाँ पे जेल बनाया गया, लेकिन हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो उसको उस माहौल को इस्तेमाल नहीं कर सका। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में कोशिशें की, लेकिन वो नहीं सका। लेकिन ये जो नैरेटिव है कि किसी इदारे के बारे में कहना, होने की जरूरत ना पहले किसी ने कोई सौदा किया था ना अब किया है, लेकिन जैसे आप पहले फिर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं तो उसका फिर आपको जवाबी इल्ज़ामात का भी ऐसे ही सामना करना पड़ता है। ठीक है, मुख्तसर ये कि अपनी हिकमत अमली हमें तब्दील करना होगी, और तब्दीली इस बार थोड़ी सी जारहाना होनी चाहिए इन पॉइंट्स के साथ कि फॉरेन पॉलिसी पर सिर्फ काम नहीं करना, इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिकल पॉलिसी है उसको भी मद्देनजर रखना होगा। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। फैटिफ का इजलास 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर की तारीखों के दरमियान, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखना है या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स दिए गए थे जिस पर पाकिस्तान ने काम करना था। पहली रिपोर्ट पाकिस्तान ने पेश की 14 पॉइंट्स पर काम करने के बाद, जिसमें से अब जाके जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, कहा जा रहा है कि 9 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें मजीद काम किया गया है, लिहाजा 27 में से 25 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर पाकिस्तान काम कर चुका है। अब सिचुएशन कहाँ पर स्टैंड करती है कि ये जो इन तारीखों में होने वाले इजलास हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए ऐसे इक़दाम उठा लिए हैं कि पाकिस्तान को अब इस लिस्ट से निकालकर वाइट लिस्ट में डाल दिया जाएगा? मोना, जरिए आप देखिए, हमने काम काफ़ी किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेजिस्लेशन भी की है, लेकिन फिर वही बातें आड़े आ जाती हैं। इसकी मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन और मुकम्मल अमल दरामद के लिए हमें तमाम को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें सियासी, मजहबी, समाजी जिस तरह के बैरियर्स हैं या इख्तिलाफात हैं उनको दूर करना पड़ेगा। वही बात आ गई है, हम बार बार बात कर रहे हैं कि हुकूमत को एंगेज करना है। डेमोक्रेसी या जमहूरियत नाम ही एंगेजमेंट और बातचीत, नेगोशिएशंस का है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, मुझे नहीं लगता हम FATF से जान छुड़ा पाएंगे। हमारे कर्जे महंगे होते जा रहे हैं, हमारी मईशत और जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं हमें मुश्किल से मुश्किल शराइत दे रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी एक वजह यह है कि FATF एक बहुत मुस्तहकम लॉबी बना चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। टर्की और मलेशिया के होते हुए हम ब्लैक लिस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन अभी मौजूदा हालात में मुझे हमारा ग्रे लिस्ट से भी हटना मुश्किल लग रहा है। मैं नहीं समझती, हमारे इकदामात बेशक काफ़ी हैं, लेकिन जो हमारी तरफ से एक आवाज़ें जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो एक परसेप्शन या एक नैरेटिव जा रहा है, वो मुझे लगता है काफ़ी डैमेजिंग है। एक दाईं तरफ जा रहा है, एक बाईं तरफ जा रहा है, कोई आपस में मेल मिलाप नहीं है हमारा, पॉलिटिकली स्पीकिंग, मजहबी के तौर पर भी नहीं है, समाजी तौर पर भी नहीं है। ये बातें हम जितना मर्जी इसको कैजुअली लें, लेकिन ये बाहर बहुत कीनली और विजिलेंटली नोट हो रही होती हैं पाकिस्तान के हवाले से। और फिर इन बातों के ऊपर बाकायदा जब APG का इजलास होगा, अभी जो होने वाला है, आप देखिएगा, पहले दीगर इजलासों में भी इस किस्म की बातें हुई, वो बाकायदा पिन पॉइंट कर करके आपसे ये सवालात पूछते हैं इन बयानात पर, जिनको हम अभी इस वक्त बड़ी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, कैजुअली भी लेते हैं, एक रेगुलर उसको लड़ाई और एक कन्फ्रंटेशन समझते हैं। ये इतना कैजुअल मामला नहीं है। इस दफ़ा भी यही होगा, हमारे खिलाफ काफ़ी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर इतनी बाइफरकेशन और पोलराइजेशन हो चुकी है कि एक दूसरे की शक्ल देखने को लोग तैयार नहीं हैं। ब्रिगेडियर साहब, अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि इनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में रखने का फैसला किया जा सकता है। मतलब ये कि मुश्किल है हमारा अभी भी ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना। देखें, एक तो बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में आपको कहीं ना कहीं वी हैव टू बी टुगेदर, वेदर इट इज़ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट है और सोसाइटी है, दे शुड बी फोकस्ड इन वन डायरेक्शन कि जी हमने ग्रे लिस्ट से निकलना है। और उसके निकलने के लिए क्या आपने देखा कि लेजिस्लेशन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्या कुछ हुआ, कैसे सेनेट से वापस आया, किस तरीके से बिल पास हुआ, एंड व्हाट वी हैव कन्वे टू द वर्ल्ड कि आर वी नॉट टुगेदर टू फाइट दिस मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम और एक एंटी इकोनॉमिक टेररिज्म जो होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इंडिया ने कितना अच्छे से वो सेल आउट करके और हमें इस प्रॉब्लम में डाला। इस वक्त 44 बैंक इंडिया के हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं, 1.53 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ग्लोबल टेररिज्म में अमेरिकन जरीदे ने उनको शो किया है। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बड़े क्लियर कंथापा के प्रोग्राम में क्या क्या बताया कि कैसे इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म कर रहा है। बट वेयर इज़ आवर स्टांस?
कैन वी पुट इंडिया ऑन द बैक फुट? क्या हमने इंडिया को करने के लिए, जिसने हमें डाला, हमने क्या इकदाम किया? क्या हमने इससे पहले कोई अपडोजर तैयार कर लिया है? क्या हमने फैक्ट एंड फिगर बना लिए हैं? आर वी गोइंग टू यूनाइटेड नेशंस और FATF में जाके इंडिया को डालेंगे? इंडिया कोई ठीक है कि बहुत मुल्कों के तजारती इंटरेस्ट हैं, बट देन इट्स नॉट डजंट मीन कि हम बिल्कुल छोड़ ही दें। वी हैव टू वेरी ऑफेंसिव। और फिर आपको अमेरिका की टेसिट अप्रूवल चाहिए। जब तक अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, पाकिस्तान में प्रेशर रहेगा, पाकिस्तान इकोनॉमिक CPEC के मामले में जब तुम अग्रेसिव और इसको लगे रहेंगे बनाने के लिए, हमारे पास ये प्रेशर चलते रहेंगे। नोबडी वांट पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर कंट्री शुड बिकम इकोनॉमिकल वायबल। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हम चाहते हैं कि हमें ऑक्सीजन दें, IMF वर्ल्ड के लोन दें, हमें और उसमें फंसाते जाएं और हम उनकी मर्जी के फैसले करते रहें। इसके लिए एज ए नेशन वी हैव टू फाइट कि हम इसका हल को निकाल लें, बेहतर हल निकालें और इसके लिए दुनिया को बताएं कि पूरी कौम जगजा है मनी लॉन्ड्रिंग को और इकोनॉमिक टेररिज्म को रोकने के लिए। इब्राहिम, भारत सदारत है उसके पास इस इजलास की। अमेरिका का मामला अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर उसके मफादात जुड़े हैं। हमने इक़दामात कर लिए काफ़ी कि हम इन सब चीज़ों को काउंटर कर सकेंगे? देखें, मनी लॉन्ड्रिंग पे और टेरर फाइनेंसिंग पे हमने क्रैक डाउन तो किया है और काफ़ी इकदाम किए हैं, लेकिन आप FATF का जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसकी अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो वो कह रहा है कि आपने इकदाम तो किए हैं और 40 में से 2 ऐसे इकदाम हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि मुकम्मल अमल दरामद है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो टर्म यूज़ की गई है कि एनहांस्ड फॉलोअप लिस्ट में उसको डाल दिया गया पाकिस्तान को, और ये बड़ा रिलाई करता है कि FATF के इजलास में जो फैसला होना है उसमें एशिया पैसिफिक ग्रुप ने क्या रिपोर्ट दी है। अब लास्ट फेब से लेकर और ये अक्टूबर तक पाकिस्तान ने जो इकदाम करने थे, जो कानून साजी करनी थी वो तो की, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने कुछ नहीं किया। पिछले 7 महीने में हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, क्योंकि जाहिर है कि सिर्फ आपने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल करने के लिए इकदाम नहीं करने, वो जो FATF के मेंबर कंट्रीज हैं उनको कन्विंस भी करना है कि वो हमारे इन इकदाम को एक फेयर तरीके से देखें। हमने अभी जाके शाह महमूद कुरैशी साहब ने 4 दिन पहले मलेशिया में और सऊदी अरेबिया में राब्ते किए हैं, और मलेशिया तो हमें पता है कि FATF के मामले में पहले भी हमारे साथ खड़ा हुआ था, टर्की भी खड़ा हुआ था, तो हमने कोशिश नहीं की कि हम ज़्यादा मुल्कों के साथ राब्ता करके कोई डिप्लोमेटिकली भी इस फ्रंट पे काम करें। अब हमें पता है कि भारत के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट की हमें पहले बात हुई है, बहुत सब पार्टिसिपेंट्स ने की है, भारत की जो इंटरनेशनल लॉबी है उसकी भी बात की है। तो ग्रे लिस्ट से में रहना यानी ब्लैक लिस्ट में ना जाना ये कोई पाकिस्तान की कामयाबी नहीं है। हर दफ़ा ये नैरेटिव हम बेचते हैं, कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम भारत ने हमें ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश की, हमारा कामयाबी है कि हम ग्रे लिस्ट में जो है रह गए। ग्रे लिस्ट में तो आपको 3 अरकान चाहिए होते हैं, लेकिन अभी भी लग ऐसा रहा है कि हम ग्रे लिस्ट से वही जो भारत की कामयाब सफारतकारी है उसकी वजह से हम अपने इकदाम के बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकेंगे। बाकी ब्लैक लिस्ट में हम जा नहीं सकते, वो टोटल 3 वोट चाहिए, वो 12 वोट चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को 12 वोट्स चाहिए और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए 3+ वोट्स चाहिए। वो हमारे पास टर्की, चाइना, मलेशिया का है, सऊदी अरब मेंबर है और होपफुली सऊदी अरब भी साथ देगा, GCC भी मेंबर है, तो GCC के लिए UAE के फॉरेन मिनिस्टर से भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की। लेकिन बात सिर्फ हमारी कम से कम FATF के हवाले से हमारी अपनी पॉलिटिकल या हमारी जो सिचुएशन है वो काफ़ी नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी इसमें है। अदरवाइज़ अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी फॉर एग्जांपल आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट में तो ये लोग लेके गए थे। यानी जर्मनी ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबी की, USA ने की, ब्रिटेन ने की ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला जाए, और ग्रे लिस्ट में हम गए तब हमने सोचा कि नहीं अब हम लेजिस्लेशन भी कर लें, लड़ भी लें आपस में। टेरर फाइनेंसिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में हम गए हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में नहीं गए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को इनडायरेक्टली कहा गया कि ये टेरर फाइनेंस के लिए पैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ तो हम कहते हैं कि जो फलां सियासतदान ने मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर भेजा, TTs के ज़रिए बाहर भेजा, TTs के ज़रिए अंदर आए। तो जो पॉलिटिकली इसको हम इन्वॉल्व करके मोटिवेशन हमारी दूसरी बन जाती है, उससे हम मिसडायरेक्ट होते हैं, उससे हम अपनी डायरेक्शन से हट जाते हैं। लिहाजा अभी मैं नहीं समझता कि प्लेनरी जो शुरू हो रही है इसमें टोटल 38 मेंबर्स होंगे। लास्ट मिनट में बुखारी साहब को कमेंट ले लूं। बुखारी साहब क्विकली प्लीज।
जी बिल्कुल, जब से ये इशू शुरू हुआ है हमें पता है कि APG पे, एशियन पैसिफिक ग्रुप पे इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बुनियादी तौर पे हमने बाकी जहाँ पे इकदाम किए लेजिस्लेशन समेत, उसके साथ साथ उस इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के काम करना चाहिए था। एक तरफ हम जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं टू US, टू सऊदी अरब, तो उनको हमें एज अ लॉबिस्ट इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसमें हम नाकाम हो गए और हमें वो जो अपनी डेफिशिएंसी फॉरेन पॉलिसी में नज़र आती है वो फिर महसूस हो रही है शदीद तरीके से। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे। अगेन जब आपका माइंडसेट ही ये हो जाए कि ग्रे लिस्ट में रहना आपको कामयाबी नजर आए, तो फिर मतलब फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। उस पर असरअंदाज होती हुई दिखाई दे रही है और अभी मुमकिन नजर नहीं आता कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। मुझे और मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।